अगर एक बजट निकाला जाए तो एक हम लोग सुनते हैं ना बजट में राजकोषीय घाटा तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें पता चलेगा कि राजनीतिक घाटा उनका हो चुका है। संकट आया था, एक गांधी को आना पड़ा था, अब फिर देश के ऊपर संकट आया है तो ये गांधी को ही लड़ना पड़ेगा। पहले गांधी लड़े थे गोरों से, अब गांधी लड़ेंगे चोरों से। पिक्चर चालू करो बे। स्वागत। सतीश जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। आप ही ने कहा था एक दो दिन पहले तूफान आने वाला है, ये उससे पहले का सन्नाटा थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है। कैसा तूफान आ सकता है सतीश जी? देखिए, तूफान सुनामी में भी बदल सकती है। मैंने कहा था कि तूफान आने वाला है। जब प्रिविलेज मोशन, फिर सब्सटेंटिव मोशन, फिर एक प्राइवेट मोशन, इस तरह की चीजें हो रही हैं और एक आदमी भारत बंद के दिन किसानों को लेकर फिर से मैदान में उतर गया है, तो आप समझ लीजिए तूफान नहीं तो और क्या है। आज प्रधानमंत्री जी भी जब नए कार्यालय में गए हैं तो उन्होंने कोई एग्रीकल्चरल फंड जैसी चीजें साइन की है। पहला आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि इस बजट के पहले सत्र का जो सेहरा है, गलत या सही, वो राहुल गांधी के नाम बांधना पड़ेगा। आपको बांधना पड़ेगा। और अच्छा, गलत या सही मतलब एजेंडा सेटिंग के लिए जो भी आप कह लें, राजनीति में तो यही होता है। सब बोलते हैं वो सही बोलते हैं क्या? जो बोलते हैं वो नहीं होता है, जो नहीं बोलते वही करते हैं। तो ये तो राजनीति का हिस्सा है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, अगर बजट के पहले सत्र का कोई अगर एक बजट निकाला जाए तो एक हम लोग सुनते हैं ना बजट में राजकोषीय घाटा तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें पता चलेगा कि राजनीतिक घाटा उनका हो चुका है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कारण यह है कि झूठ बोला जा रहा है ना कि भाई देखिए, झूठ कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। अब वो तो एफिडेविट नहीं, ऑथेंटिकेशन शब्द है। वो तो तैयार थे। मैंने तो देखा था उस संसद का उस समय कार्यवाही देख, जगदम्बिका पाल जी चेयर पे थे, वो तो बार बार कह रहे थे मैं करने के लिए तैयार हूं, ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार है। उस समय इजाजत वहां पे कार्यवाही में नहीं मिली, तो और वो खुला खेल रहे हैं। अब आप उनको कह सकते हैं कि अनाप शनाप बोलते हैं, राजनीतिक अपरिपक्व है, लेकिन अब तो मानक अबोध कुछ सांसद उनको भाजपा वाले अबोध बालक, नहीं, प्रधानमंत्री तो शातिर बता रहे हैं। ये वहां से बदल गई है चीजें। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी माहौल ऐसा बन रहा है, किसानों का मुद्दा उठ गया, अमेरिका से डील पर रोज हर 4-5 घंटे में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। आपने सुना नया परिवर्तन? आज मैंने पढ़ा है, अब सच्चाई कितनी है वो भी कल तक हो सकता है बदल जाए। क्या? कि भाई जब ये लगाया गया कि बांग्लादेश का जो है ये तो बल्ले बल्ले हो गया, तो उसके जवाब में अभी आया कि वो बांग्लादेश वाला जो रियायत अमेरिका ने दिया है बांग्लादेश को, वो भारत को भी अब मिलेगा। पहले तो 18% था। तो आप इस तरह से बदलाव हो रहा है। मैं अब एक अगर गंभीरता से बात कहूं तो मैं बार बार ये कहता हूं कि जो विपक्ष की आवाज होती है वो देश की सरकार की ताकत होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप दूसरे देशों से डील करते हैं, आप समझ रहे हैं, 3 किरदार हैं हमारे सामने। अमेरिका से डील मान लिए हो गया, हमने सवाल पूछता हूं कि क्या मिला आपको, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी पूछता हूं, क्यों नहीं पूछूं, मैं नागरिक हूं। 3 किरदार में मेरा कहना है कि एक अमेरिका का ट्रंप है, जो ये दादा डील है, ये दादागिरी वाला डील है, ये न मदर डील है न फादर डील है, ये दादागिरी वाला डील है। तो 2 किरदार तो और भी है ना, एक रूस है और एक पड़ोस में चीन भी है। तो आप समझिए ये डायनामिक्स कैसा चल रहा है। तो ये स्थितियां मैं कह रहा हूं कि अच्छा, चलिए बाहर वालों को छोड़ दिए, देश के हालत में आपको याद होगा कि किसानों का बिल जो 3 आया था, सरकार ने बड़े भारी मन से उसको वापस लिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जब किसान फिर से सड़क पर आ गए हैं, कल आंदोलन किया है, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो राजनीतिक विपक्ष है उसका फायदा उठाएगी, भले उनसे उनका मोहब्बत नहीं हो। मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं, इशारा क्या मतलब आप ये गिनाकर सारे मुद्दे सतीश जी ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सरकार को ये 3-4-5 मुद्दों पर घेर लिया है। एप्स्टीन का मुद्दा, जनरल नरवणे का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ट्रेड डील का मुद्दा, उस सब पे सरकार को राहुल गांधी ने घेर दिया। पहले तो घेर लिया, अब उनको घेरने का प्रयास हो रहा है।
अब कौन घिरता है ये तो आगे देखना होगा, लेकिन कई ऐसे चीजें उन्होंने खड़ा जरूर कर दी है। खड़ा तो पहले भी कई चीजों को करते हैं, लेकिन वो फिर लड़खड़ा जाते हैं। तो अब आगे इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं शब्द कह रहा हूं भूचाल, वो भूचाल है। अब देखते हैं कैसे आगे ये भूचाल ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी की सांसदी खत्म कर दे ये सरकार, तो ये और भूचाल पैदा कर देगा। ये राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा, राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा। मैं आपको कैसे पिछली बार कहा तो गया माहौल था, बदला। 23 में गई थी सांसदी, 24 में चुनाव हार गए। देखिए 24 में जो 400 से 240 तो हो गए, ये बात समझिए। और वो अब 2024 से बढ़ के अब 2026 में हम हैं, उसको भी तो आप देखिए। उस समय तो अमेरिका से 18-0 की डील नहीं हुई थी। कई चीजें बदल जाती हैं। तो अब उतना आसान नहीं है। अब चैलेंज है सरकार के सामने, सरकार का जनाधार, मैंने आपसे बात की थी उस दिन, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और वो अब उतना मतलब सरल नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। अवधेश जी भी ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए अब तुमको लगता है भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थन करने वाले विचारकों को चाहिए कि राहुल गांधी का किसी तरह से प्रिस्टीन फाइल में कुछ खोजें। न ये सब खोजे ना भाई, ये तरीका है राजनीति का। पहला तो ये है। दूसरा, आज तक ये हमको अभी तक नहीं समझ में आया, माना कि आप ही बता दीजिए, वो किताब नहीं छपी, तरह तरह के खंडन आ गए, सब कुछ हो, किताब दिखी कैसे संसद में, ये मुझे नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आया। कैसे दिखी? हाँ, कहां से वो ऐसे किताब थी, वो यानी खाली जिल्द था उसका, भीतर वो किसने छापी, कहां से आई? तो इसमें तो एफआईआर तो हुई है ना, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया है। नहीं हुई है एफआईआर, इस पर भी हुई है, इसको इधर उधर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे भी हुई है, पायरेसी पे भी हुई है, पूरी राहुल गांधी को बुलाइए, किताब कहां से आया, कहां से लीक हुई। राहुल गांधी, चरणजीत मैं एक लाइन और बोलूंगा, बोलिए एक लाइन। देखिए आज झंडा फहरा रहे हैं अवधेश जी, और अभी भाजपा के लोग भी फहराएंगे। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया, झंडा फहराएंगे भाई, क्या नहीं समझ आया, बोलिए क्या। एक लाइन में बोलूंगा भाई, आज दुनिया में किसी व्यक्ति ने अपने आप को स्वयं घोषित रूप से भारत के तेल का थानेदार घोषित कर दिया है। सब चीज अच्छा होगा, लेकिन ये ऐसा पहले हुआ है क्या? अब नहीं। वर्मा, उसके बाद आगे जाऊंगा। सापरा जी पहले आप। सापरा जी, क्या कोई तूफान आने वाला है क्या? सापरा जी, राहुल गांधी तो अड़ गए हैं बिल्कुल कि कुछ भी कर लो, केस कर लो, कोई भी मोशन ले आओ, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला। और सतीश जी को लग रहा है तूफान आने वाला है। सापरा जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, दोनों पत्रकार बंधु जब बात कर रहे थे तो मेरे ध्यान में एक बात आ रही थी कि गुलाम भारत के जो निर्णय थे वो बर्तानिया से होते थे, ये फर्जी अमृतकाल के निर्णय जो हैं ये अमेरिका से हो रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी ने क्या प्रश्न उठाए हैं, वही प्रश्न उठाए हैं ना जो इस भारत की जनता से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जहां पर दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है कि ये जो ट्रेड डील हुई है ये घुटने टेके गए हैं, शरेआम नजर आ रहा है। फिर वो चाहे किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, या और सारे उद्योग का मसला हो। क्या किसानों के मसले के अंदर वहां पर एम्बिग्विटी नहीं है? क्या ये नहीं लिखा हुआ है कि और भी उत्पाद उसमें जोड़े जाएंगे? क्या उसमें ये नहीं लिखा है कि वो जो DDGS है वो लाया जाएगा? वो मक्का का दूसरा हिस्सा ही तो है। क्या उसमें यह नहीं लिखा है कि सोयाबीन ऑयल लाया जाएगा यहां पर? यानी सोयाबीन और मक्का को एक इनडायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं, तो किसानों के ऊपर प्रभाव नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है इस सरकार में हो गया है। यहां पर विश्वास भरोसे की कमी है, क्योंकि किसानों के प्रति ये हमेशा विरोधी रहे। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे वो 3 किसानों के काले कानून हो, 750 किसानों की उसमें मृत्यु हुई, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, अर्बन नक्सल कहा गया, क्या क्या कहा गया, देशद्रोही कहा गया। तो किसानों के प्रति ये सरकार जो है वो संवेदनशील नहीं है। हमने देखा एक नेता पुत्र ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रोन दिया। क्या हुआ? उस नेता का कुछ बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो दरअसल बात यह है कि ये नरेंद्र मोदी ये किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी हैं। और इस सारी ट्रेड डील को हम देखते हैं तो नजर आता है कि ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, और घुटने टेकने के कारण जब हम देखते हैं
तो ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं एप्स्टाइन फाइल का जो प्रभाव है वो पड़ा है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी वो अडानी को बचाना चाहते हैं, अनिल अंबानी को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, हरदीप पुरी को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने घुटने टेके हैं। और यही सवाल तो राहुल गांधी जी और राहुल जी की सदस्यता सरकार ने ले ली तो स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। सब्सटेंटिव मोशन आ गया, सदस्यता चली गई, तो सापरा जी क्या करेंगे राहुल गांधी और आप क्या करेंगे? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। देखिए, ये गीदड़ भपकियों से ना तो कांग्रेस पार्टी डरती है, ना तो राहुल गांधी जी डरते हैं। ये कौन सा परिवार है मानक जी, आप भी जानते हैं। इस परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते शहादतें दी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी ने और श्री राजीव गांधी ने। तो ये परिवार डरने वाला नहीं है। और राहुल गांधी जी जानते हैं कि जनता के हित के लिए वो लड़ रहे हैं, लोगों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए या नौजवानों के हित के लिए लड़ते हुए राहुल गांधी, मुझे ऐसा लग रहा है सापरा जी, आपकी बात सुन के आगे सापरा जी, आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है वाकई तूफान आने वाला है सापरा जी। जिस तरह आपने किसानों के सारे मुद्दे उठाए, देखिए मैं नहीं सच कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जब आपने सारे मुद्दे उठाकर उनको जिस तरह किसानों से जोड़ा है, इंडो यूएस ट्रेड डील का मुद्दा किसानों से जोड़ा, उसको एफटीन से जोड़ा, और जनरल नरवणे का तो चल ही रहा है। ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है। किसानों का मुद्दा आपको मिल गया, अब सांसदी जाए तो तूफान, ना जाए तो तूफान। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? मानक जी, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। देखिए, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। बहुत बढ़िया। पहले भी जब देश के ऊपर संकट आया था, जब देश के ऊपर संकट आया था, एक गांधी को आना पड़ा था। अब फिर देश के ऊपर संकट आया है तो ये गांधी को ही लड़ना पड़ेगा। पहले गांधी लड़े थे गोरों से, अब गांधी लड़ेंगे चोरों से। ये सीधी बात है, ठीक है, और ये जनता को भी पता चल रहा है। ठीक है, इसीलिए जो किसान यूनियन है, मजदूर यूनियन है, वो आज राहुल गांधी जी के साथ में खड़े हैं। ठीक है, ओके। संजू वर्मा, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक मिनट और दे रहा हूं दोनों को। सापरा जी, एक मिनट बोलिए। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बदले अगर आयात निर्भर बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत की जनता जानती है कि कौन उल्लू बन रहा है और कौन दुनिया को उल्लू बनाने के लिए निकल पड़ा है। जब ट्रंप सीधे सीधे हमको धमकी देते हैं, हमारी संप्रभुता पर सवाल उठता है, जब वो कहते हैं कि तेल हम बताएंगे किससे खरीदना है और अगर रशिया से खरीदोगे तो हम 50% टैरिफ लगा देंगे, तो यानी मतलब तो यही बनता है ना कि हमने घुटने टेक दिए हैं, मतलब तो यही बनता है ना कि हमने सरेंडर कर दिया है। तो सरेंडर किए हुए व्यक्ति को देश की जनता जानती है, अब इतना स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। खैर, आपने किसानों की बात की कि किसानों को बीजेपी ने ये दिया वो दिया, सारी चीजें आपने बताई। क्या ये तमाम सारी चीजें दी है भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने? इसीलिए हमारे किसानों को आप अमेरिका के किसानों के सामने खड़ा कर रहे हो, जिनको सब्सिडी मिलती है 60 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, उनके सामने भारत के किसान को इसलिए आप प्रतियोगिता में खड़ा कर रहे हो? कर क्या रहे हो? आपको सूझबूझ नहीं है। ये डायलॉगबाजी नहीं चाहिए, डील चाहिए, ये याद रखिएगा। संजू वर्मा, 1 मिनट आपका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सापरा जी, 30 सेकंड बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जब मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो वो गोल पोस्ट चेंज करते हैं। अब इन्होंने गोल पोस्ट चेंज करके सिखों के ऊपर आ गए, क्योंकि इनके पास ट्रंप के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है। इनको पता है कि ट्रंप के आगे झुक गए हैं। ट्रंप के आगे अगर मोदी झुकते तो हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन ट्रंप के आगे आपने देश को झुकाया है। ये वो देश है जिसने निक्सन के आंखों में आंख डाल के बात की, जिसने जॉर्ज बुश के आंखों में आंखें डाल के बात की, जिसने ओबामा की आंखों में आंखें डाल के बात की है। आपने हमारे देश को झुकाया है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि तुम झुको तो चलेगा, लेकिन भारत नहीं झुकना चाहिए। सापरा जी, 1 सेकंड। सापरा जी, लेकिन संजू वर्मा ने, मैं समझ रहा हूं कि क्योंकि आप खुद एक सिख हैं और आप पैनल में हैं, मुझे लगता है संजू वर्मा ने आपको इस पर फंसाने की, घेरने की कोशिश की है। इस मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है राजीव गांधी के उस स्टेटमेंट पर? बोल दीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए। मैंने एक बार नहीं, कई बार मैंने स्टैंड क्लियर रखा है और कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने भी कहा है 1984 के जो भी अपराधी हैं उनको कानून के तहत जो सजा देनी है दे दीजिए, फांसी पर लटकाना हो फांसी पर लटकाइए। हमने कभी
ये नहीं कहा, हमने उनको कभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज 30, 35, 40 सालों से सिखों के जख्मों को हमेशा कुरेदती है। सिख धर्म आगे बढ़ना चाहता है। हम हमेशा आजादी की लड़ाई जब हुई थी 1947 में, सबसे बड़ा सिखों का नरसंहार हुआ, सिख यहां पर आकर के ध्वस्त हुए, लेकिन फिर भी एक भी सिख आपको हाथ फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। हम तरक्की करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ओके, संजू वर्मा 30 सेकंड और संजू वर्मा का जवाब 30 सेकंड, फिर आगे जा रहा हूं सोमनाथ भारती। मैं कहना चाहूंगा, बोलिए संजू वर्मा। करवा ली बेइज्जती।